हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी के क्वेश्चन और ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इसमें ये पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट नंबर 1 में हमने टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 से 30 क्वेश्चन तक हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप भी अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और नंबर डी पर है, यहाँ पे विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम बात तभी करते हैं जब हमारी बात को तवज्जो दी जाती है, हमारी बात को कोई सुनता है। अगर हमारी बात को कोई सुनेगा ही नहीं, हमारी बात को कोई वैल्यू ही नहीं करेगा, तो फिर हम बात क्यों ही करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम सोचें तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वो विद्यालय में बात करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझ रहा है और ये उसके लिए किस तरह से संबद्ध है, यहाँ पे हम देखेंगे। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। देखिए, यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन देखा और चारों ऑप्शन को देखने के बाद आप ये बड़ी ही आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाता है और सुगम बनाता है और प्रभावी बनाने का ही एक विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। आप ये सोचिए कि इसके पहले हम जब एक शिक्षक ट्रेनिंग नहीं करता था, अभी क्या शिक्षक की ट्रेनिंग होती है। जब वो शिक्षक बनने से पहले, स्कूल में पढ़ाने से पहले वो शिक्षक की ट्रेनिंग लेता है, यानी कि प्रशिक्षण लेता है और उस प्रशिक्षण के दौरान यहाँ पे उसको मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि मनोविज्ञान ही ये बताता है, मनोविज्ञान विषय ही हमें ये बताता है कि बालक में भिन्नताएं होती हैं, बालक की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, हर बालक की रुचि अलग अलग होती है। तो एक तरह से बच्चे का मनोविज्ञान पढ़ना, बच्चे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है वो किस तरह से कार्य करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो होती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यानी कि वो अंदर से प्रेरित करती है, उसके अंदर रुचि पैदा करती है। और विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिप्रेरणा स्तर होने पर ही विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? सी सही है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा से ही व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर रुचि का विकास होता है और वो सीखने के लिए प्रेरित होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी पाठ्यचर्या होती है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए जो भी सिलेबस एक तरह से हम यहाँ निर्धारित कर रहे हैं। तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो यहाँ पे पाठ्यचर्या से आपको समझ अब आ ही गया होगा कि क्या मतलब है। यहाँ पे हम देखें तो शिक्षा क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या होती है, शब्दावली जो है ये विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने उसी अनुभव के आधार पर आगे प्रतिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे
पाठचर्या शब्दावली किस तरफ संकेत कर रही है? पाठचर्या, यहाँ पे हम देखेंगे ये चीज, ये देखिए पाठचर्या, यानी कि ये शब्दावली को आप समझिए कि इस पाठचर्या वर्ड की बात हो रही है, यानी कि ये पाठचर्या वर्ड है क्या? एक शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या वर्ड है ये है क्या? तो ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम और उसमें विद्यार्थी की प्रतिदिन के अनुभव प्राप्त करता है ये, यानी कि पूरे दिन में विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और उस विद्यार्थी उसमें किस तरह से इन्वॉल्व है, किस तरह से वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें पाठचर्या के अंतर्गत ही आती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, यानी कि यहाँ पे खेल खेल में बच्चों को जो सिखाया जाता है छोटी क्लास में, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन वो हमारा हो जाएगा बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये जो खेल पद्धति है ये मूल रूप से आधारित होती है, यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से बालक के अंदर खेल खेल में चीज़ों को लर्न करना, चीज़ों के बारे में जानना, सीखना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो एक तरह से यहाँ पे क्या है, पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चा नए ज्ञान को सृजित कर रहा है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सीखने का प्रभाव का नियम है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, सीखने की तत्परता का नियम है, कि सीखने के सदृशता नियम है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सीखने के सदृशता का नियम, यानी कि डी। देखिए जब बच्चा कोई भी चीज़ अगर वो अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को कनेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसको जो सीखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और सीखने के सदस्यता के नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्याओं के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है कि मैंने जब वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने उसको कैसे फेस किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे अपने प्रॉब्लम से अलग अलग तरीक़ों से प्रॉब्लम को निपटाना है। तो यहाँ पे देखें, और जिससे वो पहले भी अनुभव कर चुका होता है, यानी कि जो भी उसके अंदर पहले से एक्सपीरियंस होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर वो अपने आगे आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे हमारा सीखने की सदस्यता का नियम ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपके लिए वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, यहाँ पे पहले ब्लैंक्स दिया है, क्या नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो देखिए इसमें नहीं है जब शब्द आ गया तो यानी निगेटिव चीज़ों को पूछ रहा है, तो आप तुरंत ही आराम से आंसर कर सकते हैं। नहीं है पूछ ही रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निगेटिव हमें ढूंढना है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, वो समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं, यानी कि उनके जो समान एज के व्यक्ति हैं उनसे बहुत ही अच्छे से बातचीत करते हैं और उनका सहयोग करते हैं और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, ना कि दूसरों के साथ झगड़ा लड़ाई करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं उनके अंदर जो प्रतिभा होती है उसके आधार पर वो लोगों से व्यवहार भी करते हैं। अक्सर जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं ना, उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभा है ना वो अपने आप शो कर देता है कि हाँ ये बच्चा ब्रिलियंट है। तो यहाँ पर संकेत नहीं है, तो यानी कि दूसरों के साथ झगड़ा लड़ाई करना ये सब संकेत नहीं होता है प्रतिभाशाली बच्चों का।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो स्पेशल बच्चे आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में जो आते हैं, तो उनको किस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष प्रकार के विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति के द्वारा उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, या विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। देखिए यहाँ पर जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई थी, और जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को, सामान्य एवं विशेष, इन दोनों बच्चों को एक समावेशी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी कि चाहे वो विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, उसको सामान्य बच्चों की तरह ही ट्रीट करना, उसको सामान्य बच्चों को एक साथ लेके चलना है और एक ही साथ उनको शिक्षा भी देनी है। यानी कि अब यहाँ पर विशिष्ट बालक के लिए कुछ अलग से शिक्षा हमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि साथ ही उन्हें पढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी? अन्य समान बच्चों के साथ ही। चलिए अब यहाँ पे हमारा 23 क्वेश्चन तक हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धि या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, या शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, और अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो यहाँ पे आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन इसमें दिए हैं, ये हम ध्यान से देखेंगे। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा? सही होगा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। यानी कि यहाँ पे शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही तरीकों से बच्चा जानकारी प्राप्त करे, जिससे कि उसका विकास हो सके, है ना। बी ऑप्शन आपका सही हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है ये टेट सी टेट के लिए, और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए जो मनोविज्ञान 30 नंबर का सुपर टेट हो या टेट हो या सी टेट हो, सब में आता है। तो ये जितने भी ये डिसलेक्सिया, ये सारी जो बीमारियां हैं ना, मनोविकार एक तरह से, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो फोबिया है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास से, पठन विकार से। गणितीय यहाँ पे देखिए पठन विकार, और व्यवहार संबंधी विकास, मानसिक विकास। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो, डिसलेक्सिया जो संबंधित होता है वो होता है पठन विकार से। यानी कि पढ़ाई से संबंधित जो विकार होते हैं वो डिसलेक्सिया में है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, और जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है ना। जहाँ पे बच्चा जो होता है वो अक्षरों को पहचान नहीं पाता है, और जब पढ़ता है तो जब अक्षर नहीं पहचानेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा वो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप सही आंसर टिक कर लीजिएगा, पठन विकार। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल केवल 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन में कितने आंसर आपके सही हैं ये हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ साथ हमें मूल्यांकन भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम उसमें से कितना स्कोर कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को ब्लैंक्स दिया है, भूमिका निभानी चाहिए। तो माता पिता को किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, तटस्थ और नकारात्मक। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अग्रोन्मुखी। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में जो माता पिता होते हैं वो अग्रोन्मुखी भूमिका निभाते हैं या निभानी चाहिए उनको, और उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। यानी कि अपने बच्चे को वो जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत और अंतः संबंध का सिद्धांत।
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आप सीधे ये समझिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कि कॉन्टिन्यू, तो निरंतरता का सिद्धांत है ना। कभी ना समाप्त होगा यानी कि वो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा तो निरंतरता का सिद्धांत, इस तरह याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट, सिद्धांतवादी। तो देखिए सिद्धांत के अंतर्दृष्टि, सीखने के जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है किसने दिया है? तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो जर्मनी के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जो सिद्धांतवादी थे उन्होंने दिया था। अब हमें आप कमेंट करके ये बताइएगा कि जो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत है इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि कई मनोवैज्ञानिक आते हैं, और वो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यानी कि बच्चा अपने समूह में सक्रिय हो जाता है, कौन सी अवस्था में सक्रिय होता है? प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में। यानी कि बच्चा समूह में रहना पसंद करने लगता है, उसको अपने एक टोली में रहना पसंद करने लगता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही होगा वो सही हो जाएगा डी, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, और ये आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा और कोहलबर्ग द्वारा। देखिए दोस्तों, इसी 30 क्वेश्चन में ही हमने पियाजे से लगभग 4 क्वेश्चन देखे होंगे, इसी 30 क्वेश्चन में ही। तो ये आप समझ लीजिए कि पियाजे कितना इम्पॉर्टेंट है। तो एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा की गई थी। पहली, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदीगामक जो थी वो 0 से 2 वर्ष की थी, पूर्व संक्रियात्मक जो थी वो 2 से 7 वर्ष की थी, और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक जो थी वो 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पे ये 4 अवस्थाएं जो बताई गई थी बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, वो किसने बताई थी? पियाजे ने। अब आपको क्लियर होगा, और अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।